दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बुक के चैप्टर 5, 6 और 7 तीनों को डिस्कस करेंगे। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ के अंदर, कोई भी फेलियर आ जाए, तो याद रखना उसमें कोई बड़ी चीज़ का रास्ता छिपा होता है, मानो चाहे मत मानो। देखो, जो हम नॉलेज लेते हैं वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है जनरल नॉलेज और दूसरी होती है एक स्पेसिफिक नॉलेज, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल नॉलेज जो होती है वो हर कोई लेता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर। लेकिन माफ़ करना, थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, ये जो जनरल नॉलेज इकट्ठी हम लोग करते हैं, इसका पैसा कमाने में कोई रोल नहीं होता। जैसे आप देखना, ज़्यादातर प्रोफेसर्स के पास इतनी अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद बहुत कम पैसा होता है। उनके दिमाग में कितनी भी नॉलेज भरी पड़ी हो, उनको इस नॉलेज का यूज़ करना नहीं आता। इस टाइप की नॉलेज से कोई पैसा नहीं आता जब तक ये लोग पैसा कमाने का टारगेट नहीं बनाते। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है, इस चैप्टर में यही बात की गई है। पैसा कमाने की कोशिश ही नहीं करते, फिर भी पता नहीं क्यों ये चीज़ें पता होने के बावजूद लाखों करोड़ों लोग पागल हुए जाते हैं इस टाइप की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ये दिमाग में कबाड़ जमा करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम में यही तो चीज़ है जो छूटी हुई है। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखाया जाता कि इस नॉलेज को जमा करने के बाद में इसका यूज़ कैसे करना है। दिमाग खोल के सोचो किस रास्ते भाग रहे हो। अब मैं आपको बताऊं सही मायने में नॉलेज क्या होती है। ये जनरल नॉलेज नहीं होती है जो हर कोई जमा कर लेता है, इससे पैसा नहीं आता। सही मायने में नॉलेज होती है स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने ज़्यादा स्कूलिंग अपनी कंप्लीट नहीं की थी, 6th क्लास तक पढ़े होंगे। तो लोगों को लगता था फोर्ड के पास नॉलेज नहीं है, हेनरी फोर्ड के पास में। जबकि लोगों को ये नहीं पता कि एजुकेशन वर्ड ही लैटिन लैंग्वेज से आया, जिसका मतलब है बाहर लाना, अंदर से डेवलप करना। हाँ, ये बात तो पक्की है, उनके पास जनरल नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे तैयार कर लिया था कि जो वो चाहते थे वो पा सकते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था, एक न्यूज़पेपर ने हेनरी फोर्ड के लिए छाप दिया कि ये एक ऐसा आदमी है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। तो हेनरी फोर्ड को बुरा लगा, उन्होंने न्यूज़पेपर पर केस कर दिया। अब वहाँ पर कोर्ट रूम में कुछ लॉयर्स ने, जो कि न्यूज़पेपर की तरफ से थे, हेनरी फोर्ड को बुलवाया ये साबित करने के लिए कि वाकई हेनरी फोर्ड को कोई नॉलेज नहीं है। इनको बस कार बनाना आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, कोई जनरल नॉलेज नहीं है। उन्होंने सवाल पूछे कि बताओ 1776 में अमेरिका में जो विद्रोह हो गया था, वहाँ पर ब्रिटेन ने अपने कितने सोल्जर्स भेजे थे अमेरिका में। ऐसे ऊट पटांग सवाल उनसे पूछने लगे। तो फोर्ड बोले मुझे नहीं पता। आखिरकार वो सवाल पूछते गए, फोर्ड थक गए सवालों के जवाब देते देते, और आखिर उन्होंने लॉयर की तरफ उंगली दिखा करके कहा कि ये जो सारे सवाल आप पूछ रहे हो ना सर, मैं अपनी टेबल पर एक बटन दबाऊंगा और 50 आदमी यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और शायद ऐसे ऐसे जवाब दे देंगे जिनके सवाल भी आपको नहीं आएंगे। अब मुझे बताओ कि मेरे पास इतने लोग मौजूद हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए, तो मैं क्यों फालतू की नॉलेज, अपना कचरा अपने दिमाग में भरूं, ये कबाड़ अपने दिमाग में भरूं। जवाब में दम था, वकील की हवा निकल गई। सबके सब देखते रह गए कि ऐसा जवाब कोई ऐसा आदमी नहीं दे सकता जो बेवकूफ़ हो। उनका कहने का मतलब ये था कि सर मेरे पास इतनी नॉलेज है जो मेरे काम में आए कार बनाने की, और इसके अलावा मैं उसे यूज़ कैसे करना है ये भी जानता हूँ। मैं सिर्फ उतनी नॉलेज अपने दिमाग में रखता हूँ जो मेरे काम आए, और उस नॉलेज का यूज़ करना भी जानता हूँ जो वो 50 आदमी आकर के आपको जवाब देंगे, उनकी नॉलेज का यूज़ करना भी मैं जानता हूँ कैसे यूज़ करना है। ये मेरा दिमाग है, कोई स्टोर हाउस नहीं जिसमें बेमतलब की चीज़ें भरता जाऊं। अब जिस नॉलेज की आप बात कर रहे हो उसे मैं खरीद सकता हूँ, बहुत सस्ते में खरीद सकता हूँ। यकीन नहीं होता, किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी का रिकॉर्ड देख लेना, बहुत सस्ते में मिलती है ऐसी नॉलेज। उस नॉलेज को, सारी नॉलेज को मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, एक चीज़ पता है जो आपको नहीं पता, कि इस नॉलेज का यूज़ कैसे करना है। ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। सिर्फ इकट्ठा करना सब कुछ नहीं है, इसे काम में कैसे लेना है। पड़ा रहे तो किस काम का, कि हम इतना कुछ बैग में भर लें कि बैग उठाकर चलते टाइम पर बैग ही फट जाए। तो क्या करें? सबसे पहले तय करना ज़रूरी है कि किस रास्ते जाना है। मान लो अगर जर्नलिस्ट बनना है तो उसी चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। मतलब फिर हम पानीपत की लड़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? पानीपत की लड़ाई तो वो पढ़ेंगे जिसको हिस्टोरियन बनना है या हिस्ट्री के अंदर कुछ करना है। एक बात तो पक्की है, जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम में हमें आगे बढ़ना है, उसमें आपका सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज पास कर लिया तो सीखना ख़त्म हो गया। आपको तब तक नॉलेज लेना ज़रूरी है जब तक आप उस काम में हो। उस काम की, उस चीज़ की आज की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी इस चैप्टर में इसी स्पेसिफिक नॉलेज की बात की गई है।
इसलिए मैं इस चैप्टर 5 को यहीं ख़त्म करते हुए चैप्टर 6 की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जिसमें अमीरी की तरफ बढ़ने के नेक्स्ट स्टेप की बात की गई है कि दिमाग की जो वर्कशॉप होती है, हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें बनती है, उसकी बात की गई है। सोचो, जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। आप खुद सोचो, लास्ट 100, 200, 300 सालों के अंदर इंसान ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है। अपने इस दिमाग पर जोर देकर जितना इस नेचर के बारे में जाना है, उतना पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी नहीं जाना गया। जैसे इंसान ने हवा को जीत लिया, उड़ने के मामले में उसने पक्षियों को पीछे छोड़ दिया, करोड़ों मील दूर सूरज के वेट का पता लगा लिया, और ये भी पता लगा लिया कि ये किन चीज़ों से बना है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ा ली। इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया इन 100, 200, 300 सालों के अंदर। कैसे? अपने इसी इमेजिनेशन की पावर से। इससे पहले के जो लोग थे वो ये नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन की पावर पर इतना जोर ही नहीं दिया। उनको लाइट तक नसीब नहीं हुई, पंखे तो बहुत दूर की बात है। देख रहे हो ना, इमेजिनेशन की पावर है कि इमेजिनेशन को हकीकत में बदला उन्होंने। ये चीज़ करने के लिए बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। एक बार फिर से मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर नेपोलियन हिल ने एक चीज़ को बार बार करने को कहा है कि आप सबसे पहले इमेजिनेशन करो कि आपको क्या चाहिए, उसे लिखकर एक ऐसी जगह चिपका दो जिससे वो चीज़ आपको बार बार दिखे, और मानो चाहे मत मानो वो चीज़ आपके एक्शन में भी आ जाएगी बहुत ही जल्दी। ये वैसा ही होता है जैसे आजकल हम अपने चारों तरफ सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं लोगों को डिलीशियस फूड की पिक्चर्स पोस्ट करते हुए। बार बार अगर वो चीज़ को देखकर हमारे भी मन में एक बार दिमाग में आता है कि चलो एक बार हम भी लगा कर देखते हैं। तो अगर ये बेकार की चीज़ हमारे एक्शंस में आ सकती है तो हमारे गोल्स क्यों नहीं आ सकते? तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपनी इच्छा को लिख लो ताकि बार बार नज़र में आए। अगर ऐसा होगा तो वो एक्शन में भी आ जाएगी बहुत ही जल्दी। ये थॉट्स होते हैं, ये बिकते हैं, आपको पता है, ये थॉट्स बिकते हैं। जहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकता वहाँ थॉट्स बिकते हैं। एक स्मार्ट सेल्समैन इस बात को अच्छे से समझता है, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं अपने थॉट्स को बेचने निकलता है। अगर विश्वास नहीं होता तो एक पब्लिशर था जो चीप बुक्स को पब्लिश करता था। चीप बुक्स का पब्लिशर, बहुत सस्ती बुक्स। उसने जब ये देखा कि उसकी बुक्स नहीं बिक रही तो उसने क्या किया, अपने थॉट्स को बेचना शुरू कर दिया। कैसे? क्योंकि वो ये बात जानता था कि मेरे पास जो लोग बुक्स खरीदने आते हैं वो बुक्स खरीदने नहीं आते, वो उनके अंदर के वर्ड्स को खरीदने नहीं आते, बल्कि ऊपर का टाइटल खरीदने आते हैं, बुक के ऊपर का टाइटल। तो उसने क्या किया, या तो बुक के कवर पेज को फाड़ दिया या फिर उसके टाइटल ही बदल दिए भड़कीले टाइप के, तो उसकी बुक्स बिकने लगी। उसने थॉट को बेचा, अपने दिमाग की इमेजिनेशन पावर को दौड़ाया। यही वो थॉट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम आइडियाज़ बोलते हैं। ये कुछ भी दिलवा सकते हैं, और ये सब आइडियाज़ कहाँ से जनरेट होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। पिछले 100, 200, 300 सालों में जितने भी इन्वेंशंस हुए बड़े बड़े, जिनका फ़ायदा पूरी दुनिया ने उठाया है, उन लोगों ने भी उठाया है जो लोग इन इन्वेंशंस के खिलाफ थे। बल्ब सबके घर में जलता है, पंखा सबके घर में चलता है। ये इन्वेंशंस होने के बाद में सबको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान था, कोई भी कर सकता था। लेकिन ऐसा करने वाले के दिमाग में क्या पागलपन रहा होगा जब वो तब भी वो इन्वेंशन करता जा रहा था, जब पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ी लग रही थी। लेकिन उस वक्त भी उसका जो विश्वास था, उसने उसे हिम्मत दी ये सब करने की। ये जो थॉट्स होते हैं सच में बहुत पावरफुल होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 7, स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाना। यहाँ पर लीडरशिप की भी बात की गई है। प्लान बनाने से पहले एक पूरी टीम बनाओ, दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंस को लो। अगर एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा बनाओ, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा बनाओ, तीसरा हो गया तो चौथा बनाओ। एक तो कामयाब होगा। यही ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इस पॉइंट पर आकर वो फेल हो जाते हैं। ज़रा सा इंसान अगर फेल हो गया, एक बार अगर फेल हो गया तो काम करना ही बंद कर देता है। अरे क्यों नहीं हम एक छोटी सी चीज़ को समझते, एक छोटी सी बात को समझ पाते कि किसी भी चीज़ को पाने का रास्ता इतना सीधा नहीं होता जितना हमको लगता है। ये मानकर चलें कि 5-6 बार तो हम फेल होंगे ही। अगर हो गए तो शायद कोई कमी रही होगी जो आज ही हमें पता चल गई, जो बाद में पता चलती तो ज़्यादा तकलीफ देती। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार ना मान ले। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को अपने आसपास देखना, वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्हें हमको सिर्फ उनकी सक्सेस दिखाई देती है। ये नहीं दिखता कि कितनी बार वो फेल हुए होंगे, तब जा कर के उनको ये सक्सेस मिली होगी। वो रुके नहीं, तभी वो सक्सेसफुल हैं।
किसी भी काम को करना है तो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि फेल तो हम होंगे ही, 5-6 बार तो मान के चलो फेल होंगे ही। और यही चीज़ अपने टीम के दिमाग में भी डालनी है। टीम भी ऐसी बनाओ जिसको आप पर विश्वास हो और आपको टीम पर हमेशा ऐसी लीडरशिप ही चलती है। ऐसी लीडरशिप नहीं चलती जो पावर के दम पर बनी होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जैसे पुराने ज़माने के राजाओं के टाइम पर होता था। नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर ये अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनकी लीडरशिप नहीं चली क्योंकि ये पावर पर बेस्ड थे, भरोसा नहीं था। आज ज़माना बदल रहा है। एक सच्चाई बताता हूँ, कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लो, ये दुनिया कभी भी आपने जितनी भी नॉलेज इकट्ठी की है जमा करने के लिए आपको पैसा नहीं देगी, जब तक आप उस नॉलेज का यूज़ कैसे करते हैं ये दुनिया को सिखा नहीं देते या फिर इंस्पायर नहीं करते, तब तक आपको उस नॉलेज के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। नॉलेज जमा करने के लिए कोई पैसे नहीं देता। एक सही लीडर वही होता है जो ये बात को अच्छे से जानता है कि अगर उसके वर्कर्स ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। उसका क्रेडिट खुद नहीं खा लेना चाहिए, बल्कि उसे उसका क्रेडिट देना चाहिए। एक समझदार लीडर जानता है इस बात को कि पैसे के लिए इंसान इतना हार्ड वर्क नहीं करता जितना सम्मान के लिए करता है। अगर उसका सम्मान होगा तो वो काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर लीडरशिप की वो बातें बताई गई है जो हम सबको पहले से ही पता है। और एक बहुत ही काम की बात बोली गई है यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि वो लॉयर, वो वकील केस नहीं जीतता जिसने सारे लॉ को, रूल्स को पढ़ रखा हो, सब रटे पड़े हों, बल्कि वो लॉयर केस जीतता है जो अपने केस की तैयारी अच्छे से करके आया हो। अभी क्या ज़रूरी है इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, कहने का मतलब ये है। एक समझदार आदमी हमेशा इस बात को समझता है कि पैसा सिर्फ एक चीज़ है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा दिमाग। जो दिमाग उस पैसे को अपनी तरफ खींच सकता है, उस पैसे को अपने पास में ला सकता है। 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले लोगों को ये चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट इतना बदल जाएगा। आज से 20 साल पहले का मार्केट पता है कैसा था? चीज़ें ऐसे बेची जाती थी, ऐसी मेंटेलिटी से बेची जाती थी कि एक बार अगर चीज़ बिक गई उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। ग्राहक जाने, कस्टमर जाने, उसका काम जाने। लेकिन आज चीज़ें बदल गई है। ग्राहक का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है, फिर ही काम बनेगा। लोग इसी चीज़ को समझने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे कुछ रीज़न बताए गए हैं। ऐसी चीज़ों को समझने में दिमाग बहुत कमज़ोर होता है ऐसे लोगों का, जो चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। दूसरा, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, कोई फिक्स गोल नहीं है, बस काम कर रहे हैं ताकि खाना मिलता रहे। जिस जगह हैं उसी जगह रहना पसंद करते हैं, उसी जगह अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। और सबसे बड़ी चीज़, ये लोग उसी एजुकेशन को एजुकेशन मानते हैं जो इनको स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलती है, बल्कि असली एजुकेशन तो वो है, ये लोग इतना ही नहीं समझते कि असली एजुकेशन वो है जिससे इंसान जो पाना चाहे वो पाले। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये असली एजुकेशन है कि कैसे इसका यूज़ किया जाए, क्या ज़रूरी है। और एक रीज़न ये होता है कि लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता, खुद पर कंट्रोल नहीं होता। शीशे के सामने खड़े होकर देखना, आपको सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन आपको एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे खुद में। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले टालते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक रीज़न बताऊँ, बहुत हर्ट होगा। यहाँ पर राइटर ने हमको बताया है कि एक बर्बादी का कारण ये भी होता है कि गलत इंसान से शादी कर लेना, वो भी बर्बादी लाता है। क्योंकि जिस इंसान से आपने शादी की है वो दिखने में भले ही अच्छा हो, लेकिन बाद में तकलीफ देगा अगर वो कमा नहीं सकता ढंग से, या फिर कमाया हुआ आपका बचा नहीं सकेगा। और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि गलत लाइन में आ जाना, जो उनकी लाइन है ही नहीं, फिजूल का खर्चा करना। सब्र नहीं होता ऐसे लोगों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शराब पीते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करते हैं और गंदा खाते हैं। ये सब चीज़ें सब्र को ख़त्म करती है। अगर ऐसे लोगों को अचानक से अमीरी नसीब हो जाए तो इनके लिए गरीबी से भी ज़्यादा खतरनाक है वो अमीरी। अब यहाँ पर राइटर बड़ी कमाल की बात बोलते हैं, उसको गौर से सुनना। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि हम अमेरिका जैसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर आपको इतनी सारी छूट मिलती है, सोचने की छूट, काम करने की छूट, जो पहनना है वो पहनने की छूट। किसी दूसरे देश में इतनी छूट आपको नहीं मिलेगी। कुछ भी खाओ, पहनो, कहीं भी जाओ, यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने का भी सपना देख लो चाहो तो, वो भी छूट है। कहीं नहीं मिलेगी इतनी छूट। तो ये छूट किस वजह से है, कैसे मिली अमेरिका को इतनी छूट, वही समझाते हैं यहाँ पर। और वो ये भी बोलते हैं कि जो आदमी ये बोलते हैं कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कितना बड़ा दोगला है यहाँ पर। यहाँ पता चलेगा आपको,
क्योंकि वो आदमी अपने घर में जब ब्रेकफास्ट भी करता है तो वो ब्रेकफास्ट में डलने वाली काफ़ी सारी चीज़ें अमेरिका में पैदा नहीं होती, जैसे कि चाय। ये चाय कहाँ से मंगवाई जाती है? चीन और भारत जैसे देशों से। ये कौन मंगवाता है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अमीर लोग मंगवाते हैं ताकि उनकी इंडस्ट्री चले और हमारे घर तक ये चीज़ें पहुँचें। ये अमीर लोग मंगवाते हैं वो चीज़ें, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मंगवाते। अगर वो मंगवाने लगे तो पता नहीं कब तक आएंगी चीज़ें। ये लोग मंगवाते हैं वो चीज़ें क्योंकि इन चीज़ों में इनको अपना प्रॉफिट दिखता है और इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारे घर तक पहुंचती हैं ये चीज़ें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज कोरोना के टाइम पर बहुत सारे अमीर लोगों ने बेड, सैनिटाइज़र, मास्क, वेंटिलेटर, इन सब चीज़ों की गवर्नमेंट को हेल्प की है। अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, इन लोगों की मदद लेनी पड़ी। हाँ, अमीर लोग खुद का फ़ायदा चाहते हैं लेकिन बदले में हमको भी तो बहुत कुछ देते हैं और गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ देते हैं। वो हमारे सोसाइटी के लिए दिमाग की तरह है जो हमारी सोसाइटी को चला रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती, ये चीज़ें हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग, अपना फ़ायदा देखकर ही सही, लेकिन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग। अगर ये लोग नहीं होंगे तो रोज़ सुबह जो तुम नाश्ता कर रहे हो, अगर चाय चाहिए तो चाइना जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, तैर कर जाओ लेकर आओ। चीनी चाहिए तो क्यूबा जाओ, क्यूबा में भी आपको रिफाइंड चीनी नहीं मिलेगी। गन्ने मिलते हैं, उसके बाद में रिफाइंड की जाती है चीनी, डायरेक्ट नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें हैं, बड़ी मजाकिया लगती है कि इतनी दूर दूर कैसे जाएंगे, हमारा नाश्ता तब होगा। तो ये सब चीज़ें वो बड़े बड़े अमीर लोग ही मंगवाते हैं, चाहे अपने फ़ायदे के लिए सही। वो ये सब काम कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं, इसलिए खलते हैं। ये वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पॉलिटिशियंस जानबूझकर हमको नहीं दिखाते कि ये अमीर लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। कुल मिलाकर ये सब करके इन्होंने मार्केट को इतना खोल दिया है कि आज हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं इनकी तरह खुलकर। अगर गवर्नमेंट के हाथ में होता तो इतना सब कुछ खुला हुआ नहीं होता। इन्हीं ने मजबूर किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करती है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं। मार्केट को खोला है, इतनी छूट दी है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।